अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, कंटिन्यूएशन है। हमने की थी मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, उसमें हमने फिजियोथेरेपी टेक्निक से स्टार्ट की थी। उनमें हम पढ़ रहे थे रिमूवल ऑफ सिक्रिएशंस, ठीक है। उसमें हमने जो फर्स्ट टेक्निक पढ़ी थी वो थी एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक, सही। अब जो नेक्स्ट वन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोस्चरल ड्रेनेज। पोस्चरल ड्रेनेज इस टाइडीज की जो बुक है उसमें बहुत ज्यादा कम लिखा हुआ है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दी ओसुलिवन बुक से, जो हमारी कार्डियो फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड हमारी बहुत अच्छी बुक है, सही। अच्छा, कार्डियोपल्मोनरी बुक से रिलेटेड है। अब पोस्चरल ड्रेनेज में क्या होता है, पोस्चरल ड्रेनेज आपकी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रेविटी की मदद से हम जो है ना सिक्रिएशंस को आपके स्मॉलर एयरवेज में से आपके लार्जर एयरवेज की तरफ मूव करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें हम परकशंस ऐड करते हैं। परकशंस क्या होती हैं वो भी अब हम देखेंगे। खैर, हम पोस्चरल ड्रेनेज जो है वो असल में क्या है, पोजिशनिंग्स है। ऐसी हम बॉडी की पोजिशनिंग करवाते हैं, और फिर पोजिशनिंग करवाने के बाद हम उनके जिस लंग सेगमेंट में से, जिस लंग के लोब्स में से आपने सिक्रेशंस को लूज करवाना है और आपने उसको लार्जर एयरवेज की तरफ मूव करवाना है, आप उस लंग सेगमेंट पे क्या करेंगे, परकशंस करेंगे, ठीक है। 180 to 100 पर मिनट के हिसाब से आपने परकशन देनी है, रिदमिकल आप परकशन देंगे, ठीक है। और इससे होगा क्या कि वो आपके जो सिक्रेशंस हैं वो आपकी लूज होकर क्या होना शुरू हो जाएंगी, मूव होना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द स्मॉलर एयरवेज टू द लार्जर एयरवेज, और ग्रेविटी उनको असिस्ट करेगी। अब ग्रेविटी किस तरीके से असिस्ट करती है वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, पहले हम इस बुक में से कवर करते हैं कि टाइडीज की बुक में पोस्टीरियर ड्रेनेज से रिलेटेड क्या क्या चीजें लिखी हैं, सही। तो ये जो आप पोस्टीरियर ड्रेनेज है वो आप एसीबीटी टेक्निक जो यानी एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको मिला सकते हैं। यानी पोस्टीरियर ड्रेनेज के बाद आप एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक आप जो है ना पेशेंट को करवाएं, सही है। तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है आपकी जो है वो सिक्रेशंस को आपकी बॉडी में से एलिमिनेट करने के लिए, सही है। ऑप्टिमम पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, पोस्चरल ड्रेनेज के लिए, ठीक है। आपको ऑप्टिमम पोजीशनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, सही है। यानी जिस लंग लोब की आप जो है लंग लोब में से आप सिक्रेशंस को रिमूव करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, आपको उसी हिसाब से उस पेशेंट की पोजीशनिंग करनी होती है, सही। ऑप्टिमम पोजिशनिंग होता है, इफेक्टिवनेस उसके ऊपर ऑप्टिमम पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और वो हर इंडिविजुअल के अलग अलग होगा, सही है। और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कौन से लोब में से जो है वो क्या करते हो कि ड्रेनेज करवा रहे हो। जो पोस्चरल ड्रेनेज होती है लोअर लोब सेगमेंट में से वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। क्योंकि जब लोअर लोब का आप क्या करते हो, आप जब पोस्चरल ड्रेनेज करवाते हो तो उसमें लोअर लोब के सेगमेंट्स की जो भी पोजीशन होगी ना, चाहे वो आपका राइट लंग है, आपका लेफ्ट लंग है, आपने उसमें हेड डाउन पोजीशन होती है, ठीक है ना। और लंग्स जो है ना आपके क्या होंगे, ऐसे इंक्लाइन पोजीशन में होंगे। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, आपका जैसे इस तरह से पेशेंट होगा, उसका हेड नीचे होगा और उसके इस तरह से वो ऊपर की तरफ इस तरह से पोजीशन होगी, सही है। ताकि जब हम उसके लोब्स यहाँ पे जो ये जो आपका पेशेंट जो है ना इसका हेड है, ठीक है, और ये इसका पूरी बॉडी है, सही है, इस पोजीशन में होगा, हेड डाउन पोजीशन होगी। और आप क्या करते हैं, ये जो ये इसका हेड डाउन होता है और ये इसकी पूरी बॉडी होती है। अब देखें लंग्स इसके यहाँ हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो लंग्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, लोअर लोब जो है वो यहाँ होगा, सही है। आपने इस पोजीशन पे आपने क्या करेंगे, बैक पे से आप उनको परकशंस देंगे, सही है। तो होगा क्या कि लंग्स में जो भी आपकी जो सिक्रेशन होंगी लोअर लोब्स में वो क्या करेंगी, ग्रेविटी की मदद से, ठीक है। ये पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, सही है। अब ये ग्रेविटी जो है ना इसको आपको नीचे की तरफ खींचती है ना, ठीक है। तो ग्रेविटी की मदद से जो लोअर लंग के लोब्स में से जो सिक्रेशन है वो लूज होकर आपके इस तरह से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। नीचे की तरफ आ रही है इसका मतलब है आपके स्मॉलर एयरवेज में से लार्जर एयरवेज की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, सही है। तो अब ये पोजीशन जो लोअर लोब्स की सिक्रेशन रिमूव करना, पोस्चरल ड्रेनेज करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स जो है ना वो ये हेड डाउन पोजीशन जो है वो नहीं मेंटेन करके रख सकते, या हम उनको ये पोजीशन जो है वो इस तरह से नहीं करवा सकते, ठीक है। वो हेड डाउन पोजीशन और इवन फ्लैट लाइन भी वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस वजह से हम क्या करते हैं कि उन्हें
इस वजह से फिर आप क्या करते हैं, आप थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना, उन पेशेंट के हिसाब से आप सीटेड पोजीशन में करवाना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके अलावा काफी सारे पेशेंट जो होते हैं वो एसीबीटीज जो होते हैं वो उनके लिए काफी होती है, काफी सारे पेशेंट्स के अंदर सिर्फ एसीबीटी टेक्निक जो है हमारे पास एक्टिव साइक्लो ब्रीदिंग टेक्निक यही काफी होती है, इफेक्टिव होती है, और ये सीटिंग पोजीशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम एक्टिव साइक्लो ब्रीदिंग टेक्निक में ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ब्रीदिंग कंट्रोल फेज आता है, ठीक है, और लंग एक्सपेंशन फेज आता है, फोर्स एक्सपिरेटरी टेक्निक आती है, ये सब चीजें मिलाकर एसीबीटी बनती है, सही है। तो हम यही जो टेक्निक्स होती हैं या हफिंग टेक्निक एड में जो हम अप्लाई करवाते हैं एसीबीटी में, यही इफेक्टिव होती हैं सिर्फ या सिक्रेशंस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो है वो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि नहीं कर सकते, उनमें पोस्टरल ड्रेनेज हमें करना पड़ता है, लेकिन फिर हम उनमें क्या करते हैं, थोड़ी बहुत क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, चेंजेस करते हैं पोजीशन के अंदर, ठीक है ना, और कि ताकि उसकी जो गैस एक्सचेंज है वो भी ऑप्टिमाइज रहे और वो सिक्रेशन रिमूवल भी उसका हो सके, ठीक है, पोस्टरल ड्रेनेज हो सके। अच्छा, लेटरल पोजीशन जो होती है ना, उसमें आपका इन द लेटरल पोजीशन पेशेंट जो है वो लेटरली, आपको पता होगा लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है, ठीक है, और जो लोअर लंग जो है वो आपका लेटरल पोजीशन में हमेशा जो है वो बेटर वेंटिलेटेड होता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की मदद से, ठीक है। क्योंकि जब आप जो है वो साइड लाइन पोजीशन में होते हैं ना, तो आपका जो लोअर लंग होता है, आपका जो लोअर पार्ट होता है ना लंग का, लोअर पार्ट ऑफ लंग, वहां पे क्या होता है कि जो ब्लड है ना वो आपका अच्छे से आ रहा होता है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो लंग्स में जो लोअर पार्ट है ना लंग्स का, वहां पे ब्लड ज्यादा अच्छा होता है, तो वहां पे जो है गैसेस एक्सचेंज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो रही होती है, तो बेटर आपके जो लोअर लंग्स होते हैं ना उनमें हमेशा जो वेंटिलेशन अच्छी होती है, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ द साइड, आप लेफ्ट साइड लेते हैं या राइट साइड लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका लोअर पार्ट है लंग का वो ज्यादा बेटर वेंटिलेटेड होता है, सही है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं पेशेंट को ना, मतलब अगर आपने लोअर लंग पार्ट का करवाना है तो हम राइट साइड का ज्यादा प्रीफर लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वैसे इसका इतना है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साइड पे डिपेंड, ये दोनों साइड पे एक जैसा ही जो है वो क्या होता है, यानी दोनों साइड के लंग्स पे एक सा ही जो है वो आपको क्या मिलता है, इफेक्ट मिलता है कि लोअर पार्ट ऑफ लंग के अंदर क्या होगा, वेंटिलेशन अच्छी होगी। अच्छा, वेंटिलेशन अच्छी होती है और दूसरा परफ्यूजन भी अच्छी होती है, वो मैं बात बता चुकी हूँ, ठीक है। जब परफ्यूजन वेंटिलेशन दोनों चीजें अच्छी होती हैं लोअर लंग्स के अंदर इन द लेटरल पोजीशन, खासतौर उन पेशेंट्स में जिनको जो स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी वो पेशेंट जो खुद ब खुद ब्रीदिंग, यानी हम जैसे लोग नॉर्मल इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, खुद ही ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, उनको कोई वेंटिलेटर की मदद से नहीं कर रहे होते, तो जो स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग पर्सन होता है उनमें उनके अंदर ये बात बता रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पेशेंट के अंदर लोअर मोस्ट जो आपका लंग सेगमेंट है, अगर वहां पे उसको कोई पैथोलॉजी है, यानी उसकी जो लोअर लोब है अगर उसमें मसला है, उसमें आपका जो है वो कोई पैथोलॉजी आ गई है गैस एक्सचेंज के अंदर, तो इससे क्या होगा, आपका जो है ना, आप गैस एक्सचेंज आपकी क्या होगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आपका लोअर मोस्ट लंग का पार्ट अगर डैमेज होगा तो गैस एक्सचेंज जो है ना आपकी क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जैसे कि सीओपीडी के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि पल्मोनरी पल्मोनरी हाइपोक्सिक वेजो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो पल्मोनरी हाइपोक्सिक वेजो कंस्ट्रक्शन है, ये हम अपनी पिछली वीडियोस में इसी चैप्टर की पढ़ चुके हैं कि इससे होगा क्या कि आपका जो है वो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो आपका बैलेंस नहीं रहता, उनकी रिलेशनशिप क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, सीओपीडी के पेशेंट में। तो उनमें भी आपको क्या होता है, गैस एक्सचेंज में उन पेशेंट्स को मसला होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो डायरीज की बुक है उसमें आपको पोस्टीरियर ड्रेनेज सिर्फ इतना ही लिखा है, तो हम इसको कंटिन्यू अभी करते हैं कि कौन कौन सी पोजिशन होती हैं, थोड़ा सा क्विक करने की कोशिश करते हैं ओसुलिवान बुक से। तो अच्छा, ठीक है, तो ओसुलिवान से हमने पढ़ा कि पोस्टीरियर ड्रेनेज, मैं पेन ले लेती हूँ यहाँ पर, पहले लेजर पॉइंट ले सकते हैं, खैर है, चले। पोस्टीरियर ड्रेनेज जो है वो एक मेथड है ड्रेनेज ऑफ सेक्रेशंस का थ्रू ग्रेविटी। 2 मिनट, चले। पोस्टीरियर ड्रेनेज क्या है, एक मेथड है ड्रेनेज ऑफ सेक्रेशंस, हम इसकी तरह कर रहे होते हैं बाय ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की मदद से फ्रॉम वेरियस लंग सेगमेंट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक पोजीशंस। हम कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस में पेशेंट को लिटाते हैं या बिठाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उस ग्रेविटी की मदद से हम क्या करते हैं, सिक्रेशन की को ड्रेन आउट करते हैं। It is a technique in which the different positions are assumed to facilitate the drainage of secretion from the bronchial airways. Using gravity, these positions assist the mucociliary transport system in removing the excessive secretions from the tracheobronchial tree. सही है, इस सारी बात हम अभी पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, पर्पस क्या होता है, to maintain the full expansion of the lungs by taking out the secretion from the lungs and to prevent the collapse and consolidation, ठीक है, collapse and consolidation से बचाने के लिए और lungs की full expansion करवाने के लिए हम जो है वो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। इंडिकेशन इससे क्या होती हैं, डिजीजेस विद इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ और
और भी विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस, जैसे कि सीओपीडी के पेशेंट में अगर सीओपीडी के वो पेशेंट वो फॉर्म जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस प्रिडोमिनेट करता है तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे पेशेंट जो होते हैं तो उनमें भी क्या होता है कि आपकी जो वो सिक्रेशन जो वो सही तरह से रिमूव नहीं करवा रहे होते वो अपने पेशेंट, जैसे कि आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। और हु हैज रिसीव्ड आईसीयू के पेशेंट तो मतलब अगर मूव आउट कर सकते हैं अगर स्टेबल उनकी कंडीशन है तो। और हु हैज रिसीव्ड जनरल एनेस्थीसिया एंड पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, ठीक है, इनमें हम कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कि अब वो पेशेंट जिनको सीवियर हेमोप्टाइसिस है, अनट्रीटेड एक्यूट कंडीशंस कोई भी है, सीवियर पल्मोनरी एडिमा है, ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, प्लूरल इफ्यूजन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड निमोथोरेक्स, इन कंडीशंस में आप प्लूरल इफ्यूजन नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी आ गई, कार्डियक अरिथमियाज आ गए, जैसे सीवियर हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन, रीसेंट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, अनस्टेबल एंजाइना हो गया, रीसेंट न्यूरोसर्जरी अगर किसी की हुई है, क्योंकि वो हेड डाउन पोजीशन जो है वो नहीं मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है, इस वजह से जो है वो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अच्छा, परकशंस हमने बात की थी। परकशंस में हम क्या करते हैं, ये हम कप्ड हैंड के थ्रू जो है ना क्या करते हैं, पेशेंट को एक कप्ड हैंड बनाते हैं और पेशेंट को जो है ना परकस करते हैं, ठीक है। एक रिदमिकल फोर्स होती है जो हम उनके जो चेस्ट पे अप्लाई कर रहे होते हैं थ्रू दी कप्ड हैंड्स, ठीक है, अगेंस्ट ए थोरेक्स। और थोरेक्स पे भी कौन से वाले थोरेक्स में भी कहाँ पे, जो लंग इन्वॉल्व लंग सेगमेंट है ना, जिस लंग सेगमेंट से आप ड्रेनेज करवाना चाहते हैं वहां पे आपने परकशन देनी होती है, ठीक है। परकशन जो है वो क्या करती हैं, डिसलॉज करती हैं या लूज करती हैं आपकी ब्रोंकियल सिक्रेशंस को फ्रॉम द एयरवेज, ठीक है। उसके अलावा जो आप जो उसको इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों फेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो टेक्निक होती है वो 3 से 5 मिनट के लिए अप्लाई की जाती है हर लंग सेगमेंट पर, यानी जो भी लंग सेगमेंट इन्वॉल्व है उसके ऊपर 3 से 5 मिनट के लिए आप परकशन अप्लाई करते हैं। और 1 मिनट में आपने कितनी परकशन देनी होती है, 100 to 180 टाइम्स आपने देनी होती है, ठीक है। परकशन जो होती है आपने ब्रेस्ट टिश्यूज पे नहीं देनी, उसके अलावा बोनी प्रोमिनेंसेस पे आपने नहीं देनी, क्योंकि अगर फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है अगर कोई बहुत ज्यादा लीन बॉडी मास के पेशेंट आपके पास आया है तो। उसके अलावा वो पेशेंट जिनका प्लेटलेट काउंट डिक्रीज है उनमें नहीं देंगे, क्योंकि उनको अगर जख्म वखम हो गया या कोई आपने मारा और कुछ मतलब खून कहीं से निकला तो वो प्लेटलेट काउंट कम है तो उनकी इंजरी ज्यादा सीवियर हो सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है, तो आपने ध्यान से इन चीजों को देखना होता है, ठीक है। ये कप्ड हैंड होता है, जैसे ही पेशेंट लेटा हुआ है, अब हम पेशेंट क्या करेंगे, कप्ड हैंड के थ्रू इस इन्वॉल्व लंग सेगमेंट के ऊपर क्या करेंगे, परकस करेंगे, सही है। तो इससे होगा क्या कि इनकी जो सिक्रेशंस होती हैं वो आपकी यहाँ से, ये आपके लंग्स इस तरीके से होते हैं ना, ये लंग्स यूं होते हैं, ठीक है। तो ये परकस होकर ये क्या करेंगे, लंग्स में से सिक्रेशन यहाँ से मूव होकर ग्रेविटी की मदद से यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से ये खुद ही जो है वो उसको क्या करेंगे, कफ आउट कर देंगे। शेकिंग भी एक टेक्निक होती है, खैर हम उससे नहीं पढ़ते। पोस्टीरियर ड्रेनेज के लिए जो पोजीशंस आती हैं वो अलग अलग होती हैं हर लोब से, ठीक है। जैसे कि अपर लोब्स का आपके जो ये अपर लोब जो है उनके जो अपाइकल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपका जो अपर लोब है चाहे वो आपका लेफ्ट अपर लोब हो यानी लेफ्ट साइड के लंग का अपर लोब हो या राइट साइड के लंग का अपर लोब हो, आपने पोजिशन यही रखनी होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, पेशेंट को बिठाना है बेड पे या ड्रेनेज टेबल पर। आपने पेशेंट को कहना है कि वो पिलो पर 30 डिग्री एंगल पे वो क्या करे, इंक्लाइन करे, आगे की तरफ हो जाए, ठीक है, एंगल अगेंस्ट थेरापिस्ट। उसके अलावा थेरापिस्ट फोकस करेगा ओवर द एरिया बिटवीन द क्लेविकल एंड द टॉप ऑफ द स्केपुला, ठीक है। अपाइकल रीजन पे देखिए ये लंग आपका है ना, ये यूं है, ठीक है ना, तो ये आपका अपाइकल रीजन है, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, कहाँ पर हम परकस करेंगे, आपका जो ये क्लेविकल होता है ना, ये क्लेविकल और आपका जो पीछे स्केपुला होता है, ठीक है, ये क्लेविकल और यहाँ पे जो स्केपुला होता है, ठीक है, इनके ये जो एरिया आता है ना, यहाँ पे आपने परकस करना। देखें इसे, ये पेशेंट को हमने बिठा दिया, थोड़ा सा वो जो है ना इंक्लाइंड थोड़ा सा हो गया, उसके बाद पेशेंट को आपने यहाँ पे जो क्या किया, परकस किया, सही है। परकस जब आप करेंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ की जो सिक्रेशन होंगी अपर लोब्स की वो मूव करेंगे ग्रेविटी की मदद से, ग्रेविटी इनको खींचेगी ना यहाँ, ठीक है। आपने परकस जब करेंगे तो ये लूज हो जाएंगे, लूज होने के बाद ये इस तरह से मूव करके आपके यहाँ तक मूव यहाँ पे आ जाएंगे आपके ना ट्रैकिया के अंदर, सही है। अच्छा, फिर उसके अलावा अब आपके क्या आते हैं अपर लोब, उसका जो है ना पोस्टीरियर सेगमेंट, वो आपके पास था अपाइकल सेगमेंट, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पोस्टीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर में अपने पेशेंट को बिठा देना है बेड या ड्रेनेज टेबल पर, लीन्स ओवर द फोल्डेड पिलो एट द 30 डिग्री एंगल एंड थेरेपिस्ट स्टैंड करेगा पीछे की तरफ एंड परकस करेगा ओवर द अपर बैक ऑफ द बोथ साइड, ठीक है। ये पोजीशन देखें, इस तरह से अपने पेशेंट को बिठा दिया, ठीक है। अपाइकल सेगमेंट था तो आपने पेशेंट को थोड़ा सा इस तरीके से बिठाया था, ठीक है। लेकिन जब आपका जो है वो पोस्टीरियर सेगमेंट है, अपर लोब का ही पोस्टीरियर सेगमेंट है, तो आपने पेशेंट को इस तरीके से बिठाना है, सही है। परकस आप कहाँ करेंगे, आपका जो ये अपर बैक होती है ना, ठीक है ना, आपकी अपर बैक होती है, मिडिल होती है, ये लोअर बैक होती है, सही है ना। तो ये जो अपर बैक वाला रीजन है ना, आपने वहां पे दोनों साइड्स में से क्या करना है, परकस करना है। तो वो आपके राइट लंग और आपके लेफ्ट लंग का, दोनों लंग्स का जो अपर लोब से जो पोस्टीरियर सेगमेंट है उसमें से सिक्रेशंस रिमूव क्या करेगी, मूव करके जो है वो क्या करेगी, आपके इस तरीके से मूव करेगी ग्रेविटी की मदद से और आपके जो है वो लार्जर एयरवेज में आ जाएगी, सही है। देखिए ना, लंग्स ना इस शेप में होते हैं, इस तरह से हुए। अब यहाँ पे आपका जो है वो ब्रोंकाई है, सही है ना।
तो इस तरह से आप लें कि यहाँ पे अब हमने पोस्टीरियर से जब इसको यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ये मूव करके नीचे की तरफ मूव करके ये यहाँ पे आ जाएगा। सही है, खुद ब खुद। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे इमेजिन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। सही, तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो पोस्टीरियर सेगमेंट है वो आपका वहां से जो है वो ड्रेनेज होगी अपर लोब का। ठीक है, फिर हमारे अपर लोब के क्या आते हैं, एंटीरियर सेगमेंट्स आते हैं। अपर लोब के एंटीरियर सेगमेंट में अपने पेशेंट को जो है ना क्या करना है, लाई करवाना है ऑन हिज बैक विद पिलो अंडर द नीज ऑन अ बेड। ठीक है, उसके अलावा थेरापिस्ट क्या करेगा, परकस करेगा बिटवीन द क्लेविकल एंड द निपल ऑन ईच साइड। ठीक है, क्लेविकल और निपल के दरमियान की जो स्पेस होती है आपने वहां पे क्या करना है, परकस करना है। देखें, पेशेंट को आपने लिटा दिया, आपने इसके नीज के नीचे पिलो रख दिया और इसके हेड के नीचे, शोल्डर के नीचे रिलैक्स करने के लिए पिलो रख दिया ताकि सपोर्टेड रहें। सही है, आपके जो शोल्डर्स हैं। फिर आपने क्या किया है, पेशेंट को उसकी जो ये आपके क्लेविकल होता है, यहाँ क्लेविकल और जो ये निपल होता है, इसके बीच का जो रीजन होगा आपने वहां पे परकस करना है। ठीक है, आपका ये एंटीरियर सेगमेंट है तो आपने आगे की तरफ परकस किया, जब पोस्टीरियर सेगमेंट था तो आपने पीछे की तरफ परकस किया था, जब अपर सेगमेंट था यानी अपाइकल सेगमेंट था तो आपने ऊपर की तरफ परकस किया था। सही है ना। अब आप क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे यानी इस तरफ आपने परकस किया था अपाइकल में, इस तरफ आपने परकस किया था जब पोस्टीरियर सेगमेंट की ड्रेनेज करवानी थी, और इस तरफ आप करवा रहे हैं जब आपको क्या करनी है, एंटीरियर सेगमेंट की ड्रेनेज करवानी है। तो यहाँ से भी सिक्रेशंस ग्रेविटी की मदद से, देखें ग्रेविटी इसको यहाँ पे यूं खींचेगी ना पीछे की तरफ, तो ग्रेविटी की मदद से जो है ना सिक्रेशंस इसकी मूव करके आपके लार्जर एयरवेज में आ जाएंगी। फिर हम बढ़ते हैं लेफ्ट अपर लोब सिंगुलर सेगमेंट। जो आपके पास जो ये जो सिंगुलर सेगमेंट होता है ना, ये जो सिंगुलर सेगमेंट है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, लेफ्ट लंग में होता है। इस वजह से यहाँ पे जो हेडिंग दी हुई है वो क्या है कि ये लेफ्ट अपर लोब का बता रहे हैं कि आपका जो लेफ्ट लंग है उसका जो अपर लोब का जो सिंगुलर सेगमेंट होता है उसकी जो है ना ड्रेनेज करवा रहे हैं। ठीक है, फुट इसके लिए आप क्या करोगे, फुट और फुट ऑफ द टेबल या बेड जो है आप एलिवेट करोगे 16 इंचेस तक। पेशेंट को आप लाए करोगे हेड डाउन पोजिशन में। ठीक है, हेड डाउन पोजीशन में ऑन द राइट साइड आपने क्या करना है, राइट साइड पे अपने लिटाना है। देखिए, जब आपको लेफ्ट साइड की ड्रेनेज करवानी है ना तो पेशेंट का जो है ना आपने क्या करना है, राइट साइड पे लिटाना है ताकि उसकी लेफ्ट साइड ऊपर आए। ठीक है, ठीक है, आप पेशेंट जैसे यूं करके, ये पेशेंट लेटा हुआ है। सही है, ये इसकी है आपकी जो है ना राइट साइड नीचे की तरफ आएगी और लेफ्ट साइड जो है वो क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, ताकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी ना, ग्रेविटी सिक्रेशंस को, तो ये इस तरह से सिक्रेशन जो है वो मूव करेंगी। सही है, तो इस वजह से आपने पेशेंट को क्या करना है, राइट साइड पे लिटाना है। अगर आपको लेफ्ट साइड के, अगर लेफ्ट लंग के अगर आपने किसी भी सेगमेंट की ड्रेनेज करवानी है ना सिर्फ लेफ्ट की, तो आपने पेशेंट को राइट साइड पे जो है ना क्या करना होगा, लिटाना होगा। सही है, ताकि आपकी लेफ्ट लंग ऊपर की तरफ आए। सही है, और आपने एक तो लेफ्ट साइड पे लिटा के उसको 1/4 आपने टर्न बैक करवाना है, थोड़ा सा उसको आपने पीछे की तरफ टर्न बैक करवाना है, वो मैं आपको भी पिक्चर दिखाती हूँ। अच्छा देखें, फिर आपने क्या करना है, पेशेंट द पिलो में बी प्लेस बिहाइंड द शोल्डर टू हिप, आपने शोल्डर से लेके हिप तक जो है वो पिलोज रख देने हैं। नीज को फ्लेक्स करना है पेशेंट ने। उसके अलावा थेरेपिस्ट परकस क्या करेगा, मॉडरेटली कप्ड हैंड के साथ वो परकस करेगा लेफ्ट ओवर द लेफ्ट निपल एरिया, जो आपका लेफ्ट निपल एरिया होगा ना, जो हमने पिक्चर देखी थी। देखें ये जो एरिया थी, ठीक है, इस तरह से आपने परकस करना है। ये लोअर लोब्स की तरफ से कर रही है लेकिन ये यही पोजीशन होगी। फिर मैं आपको इसकी एक्चुअल पिक्चर दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें पेशेंट ने क्या किया, ये राइट साइड इसका यहाँ है और ये इसका लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड को में आपने क्या, इन्होंने क्या किया है, लेफ्ट साइड के सिंगुलर सेगमेंट जो है ना वहां पे इन्होंने क्या करवानी थी, ड्रेनेज करवानी थी। तो हुआ क्या कि आपने क्या किया, पेशेंट को उल्टाया और थोड़ा सा उसको जो है ना पीछे की तरफ बैकवर्ड 1/4 आपने टर्न करवाया। सही है, उसके स्तर के नीचे तक क्या है, उसके ये नीज उसके फ्लेक्स्ड हैं और ये हिप्स और तक जो है ना और नीज तक क्या पिलो प्लेस्ड हुआ है। ये आपका जो फुट एंगल है वो आपका थोड़ा इंक्रीज है, इसी के पाँव ऊपर की तरफ है। सही है, आपने अब क्या करना है, लेफ्ट निपल एरिया के आपने परकस करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो सिक्रेशंस है वो मूव करके आपके लार्जर एयरवेज में आ जाएंगे। सही, अच्छा उसके अलावा अगर फीमेल है तो फीमेल में आपने क्या करा है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट या टेंडरनेस है तो आपने जो है ना कप्ड हैंड जो मतलब आपने क्या करना है, यूज द कप हैंड विद हील ऑफ हैंड अंडर द आर्मपिट एंड फिंगर्स एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड बीनीथ द ब्रेस्ट, यानी अपने ब्रेस्ट टिश्यूज को थोड़ा मूव करवा के फिर आपने परकस करना है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं राइट मिडिल लोब। अब हमें ये भी पता है कि जो मिडिल लोब होता है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ राइट साइड वाले लंग के अंदर होता है। ठीक है, यानी आपके दो लंग्स हैं। ठीक है, अब आपके ये दो लंग्स हैं। सही, एक आपका है ये राइट साइड का लंग है। ठीक है, ये आपका राइट लंग है और राइट लंग के 3 पार्ट्स हैं, एक आपका है अपर लोब, दूसरा आपका मिडिल लोब एंड तीसरा है लोअर लोब। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट लंग है ना ये आपका क्या था, राइट लंग है। सही है ना,
और ये आपका है लेफ्ट लंग। इसके अंदर होता है सिर्फ अपर लोब एंड लोअर लोब, सही है ना। तो हमने राइट लोब का जो ये मिडिल राइट जो आपका लंग है ना, उसका जो मिडिल लोब है उसकी हम ड्रेनेज की बात कर रहे हैं। अब जब हमने लेफ्ट साइड का ड्रेनेज करवानी थी ना सिंगुलर वाले पार्ट की, तो हमने क्या किया था, पेशेंट को राइट साइड पे लेटाया था, ठीक है, जब हमें लेफ्ट की ड्रेनेज करवानी थी। अब हमें जब राइट की ड्रेनेज करवानी है तो पेशेंट का कौन सी साइड पे लेटेगा, लेफ्ट साइड पे लेटेगा, लेफ्ट साइड पे लेटेगा। क्यों? ताकि जब पेशेंट लेटे तो उसकी जो राइट साइड है वो ऊपर आए, सही है। किस तरह से कि पेशेंट की जो है ना ये लेफ्ट साइड पे लेटेगा तो लेफ्ट साइड नीचे आएगी, राइट साइड क्या आएगी, ऊपर आएगी। तो जब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ परकस करेंगे तो क्या करेगा, ग्रेविटी इस सिक्रेशंस को नीचे की तरफ खींचेगी, सही है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इनको लिटाना है। फुट और या बेड जो है बेड का एलिवेट करना है 16 इंचेस तक। पेशेंट जो है वो हेड डाउन पोजीशन में ही लेटेगा और राइट साइड पे लेटेगा, यानी उसका नीचे सर होगा, ठीक है। जब हम फुट एंगल को बढ़ाएंगे तो उसके ये देखें, जब हम क्या करेंगे, फुट को बढ़ाएंगे, ये फुट का जो एंगल है इसको इंक्रीज करेंगे तो उसका सर नीचे आएगा, पाँव ऊपर आएंगे, यानी इसकी पोजीशन यूं है, ठीक है, इंक्लाइंड है, सही है ना। सर नीचे पाँव ऊपर, इसलिए हेड डाउन पोजीशन हो गई, सही है। उसके अलावा अपने पेशेंट को क्या करना है, 1/4 टर्न बैक करवाना है। बिल्कुल वही पोजीशन है जैसे हमने लेफ्ट लंग के जो सिंगुलर सेगमेंट की पड़ी थी, बिल्कुल वही पोजीशन है, सही है ना। इस तरह से हमने उल्टी राइट साइड पे लेटा के पेशेंट को हल्का सा जो है वो क्या करवाना है, पीछे की तरफ जो है वो 1/4 आपने टर्न करवाया, सही है। फिर आपने क्या किया, पेशेंट के जो है वो कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा। तो फिर आपने क्या किया कि शोल्डर और हिप, शोल्डर से लेके हिप तक आपने जो है वो क्या करना है, उसको सपोर्ट देना है। पिलो से नीज उनके फ्लेक्स होने चाहिए, बिल्कुल सेम पोजीशन है। और वही थेरापिस्ट जो है परकस करेगा ओवर दी लेफ्ट निपल एरिया, नहीं है ये, सॉरी यहाँ पर आएगा ये राइट निपल एरिया आएगा, राइट साइड का निपल एरिया आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, सही है, वर्ड की मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे आपने देखें ये राइट साइड का जो राइट साइड आपका ऊपर था ना, राइट साइड ऊपर था, तो आपने राइट साइड के जो निपल एरिया है वहां पे आपने परकस करना है, सही है ना। इन फीमेल्स वही बात की, अगर ब्रेस्ट अंडरनेस और ब्रेस्ट डेवलपमेंट की वजह से आपने क्या करना है, आपने ब्रेस्ट टिश्यूज को थोड़ा सा मूव करवा के अपने कप्ड हैंड से अंडर द आर्मपिट, और फिर फिंगर्स आपकी एक्सटेंड करनी चाहिए कहाँ पर, बिनीथ द ब्रेस्ट, और फिर आपने परकस करना है, सही। अच्छा, फिर आप आते हैं लोअर लोब्स के। अब आप आता है एंटीरियर बेसल सेगमेंट। अब हम क्या करते हैं, लोअर लोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सही है। ये लोअर लोब्स आपके जो है वो लेफ्ट साइड के लंग का भी है और राइट साइड के लंग का भी है, ठीक है। जब आपको ऐसी हेडिंग नजर आए ना, जैसे ये है राइट मिडिल लोब और ये लेफ्ट अपर लोब, इसका मतलब है लेफ्ट साइड का लंग है, लेफ्ट साइड के लंग की बात कर रहे हैं। और अगर राइट है तो राइट साइड के लंग की बात करें। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है वो दोनों साइड के लंग्स की बात कर, दोनों लंग्स की बात कर रहे हैं, सही है ना, राइट की भी और लेफ्ट की भी। तो दोनों लंग्स के अंदर एक सेगमेंट होता है, यानी राइट साइड ऑफ द लंग्स एंड लेफ्ट साइड ऑफ द लंग का जो लोअर लोब्स हैं उनके अंदर क्या होता है, एक एंटीरियर बेसल सेगमेंट होता है, ठीक है ना। एंटीरियर बेसल सेगमेंट की आपको ड्रेनेज करवाएंगे तो क्या होगा कि फुट और जो बेड के जो साइड है आप देखें लोअर लोब्स की करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपका एक है ये देखें, ये पेशेंट डेटा हुआ है, समझे, ठीक है। और ये पेशेंट का है अपर लोब, ये उसका है मिडिल लोब और ये इसका है लोअर लोब, सही है। अब हमने क्या करना है, पेशेंट का जो लोअर लोब है ना, इसको आपने क्या करना है, यहाँ की ड्रेनेज करवानी है। तो पेशेंट, लाजमी सी बात है कि आपकी जो लोअर लोब है ना, इसको थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए और जो पेशेंट का जो हेड है ना उसको नीचे होना चाहिए, ठीक है। यानी पेशेंट की पोजिशन कैसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, सही है ना, इस तरीके से होनी चाहिए, सही है। देखें, फिर ये हमारा जो ये लोअर लोब होगा ना, जब ये ऊपर की तरफ होगा और जब हम इसके ऊपर परकस करेंगे ना, तो ग्रेविटी की मदद से सिक्रिएशंस क्या करेंगी, इस तरीके से नीचे की तरफ मूव करके यहाँ तक आ जाएंगी, सही है। ग्रेविटी इनको क्या करेगी, यहाँ पे अपनी तरफ खींचेगी, सही है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर क्या होगा, आपने इसी वजह से फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इस पोजीशन में जब भी आप लोअर लोब्स का करवाएं, आपने जो है वो आपने फुट एंगल को बड़ा थोड़ा फुट ऑफ द टेबल को आपने थोड़ा एलिवेट करना होता है, ठीक है। तो 20 इंचेस तक आपने कर लिया। पेशेंट जो है वो क्या करेगा, लाइज ऑन साइड, हेड डाउन। अच्छा देखें, लाइज ऑन साइड का मतलब है कि अब देखें, ये देखें, अब अगर आपको लेफ्ट साइड के लंग की करवानी है, अगर आपने लेफ्ट साइड के लंग की करवानी है ना, तो आपने पेशेंट को राइट साइड पे लेटाना है, ठीक है। और अगर आपने क्या करना है कि राइट साइड के लंग की आपने जो है ना ड्रेनेज करवानी है, तो आपने पेशेंट को किस पे लेटाना है, लेफ्ट साइड पे लेटाना है, सही। वो बात हम पढ़ चुके हैं, सही। अच्छा, उसके अलावा आपने हेड डाउन पोजीशन होगी, पिलो अंडर नीज होंगी, थेरापिस्ट प्रैक्टिस करेगा ओवर दी लोअर रिब्स, ठीक है। देखें, पेशेंट लेट गया। अब देखें, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है, राइट साइड पे लेटा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हम ड्रेनेज करवा रहे हैं वो लोअर, वो हम किसकी करवा रहे हैं, लेफ्ट लंग की करवा रहे हैं, ठीक है। ये लेफ्ट लंग की हो रही है, सही है। क्यों? क्योंकि आपका राइट लंग नीचे है और लेफ्ट लंग कहाँ है, ऊपर है, सही है ना। आपने लेफ्ट लंग की करवा रहे हैं। वैसे अगर आपको राइट लंग की करवानी है तो पेशेंट को जो है ना लेफ्ट साइड पे लिटा दें, सही है, तो राइट लंग ऊपर आ जाएगा। और फिर आप ड्रेनेज करवाएंगे तो आपकी ग्रेविटी की मदद से सिक्रेशन जो है वो यहाँ से मूव करके क्या करेंगी, आपके यहाँ पे आ जाएंगी लार्जर एयरवेज की तरफ, सही है ना। तो देखिए, ये वहां से फुट और एंगल क्या है, बढ़ा हुआ है। नीज को रिलैक्स करने के लिए दोनों नीज को बीच में क्या लगा है, पिलो लगा रखा है। हेड के नीचे सपोर्ट करने के लिए पिलो है, सही।
अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने लोअर लोब्स जो है वो उनके लोअर लोब्स के ही यानी लोअर लोब्स के ही अगर आपने पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट जो है उनकी जो है वो ड्रेनेज करवानी है, ठीक है। आपने पोस्टीरियर आपने क्या करना है, पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट, ये क्या था, एंटीरियर बेसल सेगमेंट था, लेकिन अब पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट है। तो पेशेंट को आपने जो है ना अब क्या करना है, एब्डोमेन पे लाई करवाना है, ताकि उसका जो पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट है वो क्या है, ऊपर आए, ठीक है। अब ये पेशेंट जो है ना उसका एक ये पेशेंट ऐसे सीधा लेटा हुआ है, ठीक है ना। ये उसका इंटीरियर है, ठीक है ना, यानी आगे वाली साइड है, और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। अगर आपको इंटीरियर करवानी थी तो आपने पेशेंट को इंटीरियरली लिटा दिया था, यानी साइड लाइन में लिटा दिया था, उसको ऊपर कर दिया था, जो भी किया था। लेकिन जब आपको पोस्टीरियर के करना है तो पोस्टीरियर को क्या करना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, सही है। तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, हेड डाउन यानी उसको करवाएंगे एब्डोमेन के बल पर, ठीक है, पेट के बल। और हेड डाउन पोजिशन होगी, ठीक है, वही उसके सर नीचे होगा, और वो जो उसका हिप्स वाला पार्ट होगा वो जो यानी फुट वाला पार्ट होगा वो उसका ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, 20 इंचेस तक। और उनके जो हिप्स के अंडर क्या होगा, पिलो होगा। पेशेंट को पेशेंट को आप परकस करेंगे ओवर द लोअर रिब्स, ठीक है, वही, एंड क्लोज टू द स्पाइन ऑन ईच साइड, देखें इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल आसान सी ये पोजीशन है, सही। लोअर लोब्स को जो हमने पढ़ा था ना टाइडीज में कि ये मुश्किल होता है, वो इसी वजह से मुश्किल था कि हेड डाउन पोजीशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ हेड डाउन पोजीशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि काफी पेशेंट्स को हेड डाउन पोजीशन में मसला होता है, ठीक है, सांस लेने में दुश्वारी होना शुरू हो जाती है, या वो नहीं लेट पाते, जैसे कि हमने इसी में ही पढ़ा है कि न्यूरो सर्जरी के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनको भी हेड डाउन पोजीशन नहीं, उनको नहीं लेटा सकते हैं हम, सही है ना। तो कुछ पोजीशन में होता है, इस वजह से मुश्किल होती है, वरना ये इजी है वैसे, ठीक है। लोअर लोब्स का जो लेटरल बेसल सेगमेंट्स होते हैं अगर हम उनकी बात करें, ठीक है, अब लोअर लोब्स के ही लेटरल बेसल सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, सही है। तो अब क्या होगा कि आपने वही फुट और बेड जो है ना उसको आपने क्या करना है 20 इंचेस तक, लोअर लोब्स जो भी आए ना, लोअर लोब्स में आपने जो आपने फुट ऑफ द टेबल है उसको एलिवेट करना ही करना है, सही है ना, ताकि पेशेंट जो है उसका जो है लोअर लोब ऊपर की तरफ आए, और जब हम उसकी ड्रेनेज करवाएं तो ग्रेविटी की असिस्ट करे उसे सिक्रेशंस को रिमूव करने में, ठीक है, और उनको सिक्रेशंस को फ्रॉम द स्मॉलर एयरवेज से लार्जर एयरवेज की तरफ लाने में। तो पेशेंट को आपने वही एब्डोमेन के बल लिटा दिया, हेड डाउन पोजीशन हो गई, देन आपने रोटेट किया, एब्डोमेन के बल लेटा हुआ हेड डाउन पोजीशन भी, लेकिन थोड़ा सा रोटेट करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, सिर्फ 1/4 रोटेट करेंगे उसको, क्या अपवर्ड की तरफ। जो अपर लेग होगा वो फ्लेक्स्ड होगा ओवर द पिलो फॉर सपोर्ट, ठीक है, और द थेरेपिस्ट क्या करेगा, परकस करेगा अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द लोअर रिब्स पर, ठीक है। देखें पेशेंट जो है वो एब्डोमेन के बल लेटा था लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ टर्न बैक हुआ हुआ है, सही है ना, ये साइड लाइन पोजीशन नहीं है, ये बस थोड़ा सा टर्न बैक हुआ है, ठीक है। और आपने क्या किया है, जो उसका अपर मोस्ट जो एरिया होता है ना, लोअर रिब्स का जो अपर मोस्ट एरिया होता है वहां पे आपने क्या करना है, परकस करना है, सही है ना। फिर हम आते हैं लोअर लोब्स के सुपीरियर सेगमेंट्स की तरफ, ठीक है, सुपीरियर सेगमेंट्स की तरफ, बेड और टेबल। अच्छा देखें, हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे एक्सेप्शन है, देखें लोअर लोब्स में हमने हमेशा जो है वो क्या किया था, बेड या टेबल फ्लेट आपकी क्या थी, एलिवेटेड था उसका फुट वाला पार्ट। लेकिन जब आप सुपीरियर सेगमेंट्स को जब आप करवाओगे ना तो आपने क्या करना है, टेबल को फ्लेट कर देना है, पेशेंट एब्डोमेन पे लेटेगा विद 2 पिलोज अंडर दी हिप, आपने उसके हिप के अंडर पिलो लगाना है, ठीक है। तो पेशेंट की पोजिशन ऐसे हो जाएगी, सही है ना। देखें ये आपने क्या किया है, पेशेंट को यहाँ पर पिलोज लगा दिए, एब्डोमेन के बल लिटा दिया, तो ये जो लोअर लोब्स का जो आपका सुपीरियर सेगमेंट था ना ये यहाँ था, ठीक है, ये आपका पूरा लोअर लोब था, ठीक है, ये लंग था और ये इसका लोअर लोब है। अब लोअर लोब का जो ये जो सुपीरियर सेगमेंट है ना, आपने इसकी जो है ना, ये सुपीरियर सेगमेंट था, एंटीरियर सेगमेंट था, और एक क्या था, पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है ना। तो अब क्या है कि आपने ये पोस्टीरियर सेगमेंट था, सॉरी कहाँ गया, हम्म, ठीक है। तो ये आपका क्या था, सुपीरियर, ये सुपीरियर सेगमेंट है, ये पोस्टीरियर और इंटीरियर जो भी था, अगर आप इमेजिन कर लें बस। तो यहाँ पे जो अपर सेगमेंट जो आपका सुपीरियर सेगमेंट है उसकी आपने ड्रेनेज करवानी है। जब आप यहाँ पे परकस करेंगे तो ये क्या करेगा, ग्रेविटी की मदद से सिक्रेशंस आपकी इस तरीके से नीचे की तरफ मूव करेंगी, सही है ना। आपका वही हेड डाउन खुद ब खुद हो गया, क्योंकि आपने हिप के नीचे क्या लगाया, पिलोज लगाए, ठीक है, इस वजह से आपने फुट को एलिवेट करने की जरूरत नहीं है इस पोजिशन में, सही। तो ये सारी हमारे पास क्या थी कि पोस्टीरियर ड्रेनेज की पोजीशंस थी, आई होप कि आपको समझ आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं कि टाइडीज में अब क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। डायरीज में हम पढ़ चुके थे कि क्या क्या हमने पढ़ना था, ठीक है ना, सब हम उसमें पढ़ चुके थे। अब तो हम नेक्स्ट अपना जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो ही ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है कि हवा के अंदर पानी के बुखारात कितने हैं, वाटर वेपर्स की तादाद, और मॉइस्ट और वार्म एयर को हम क्या देते हैं, ह्यूमिड एयर का नाम देते हैं, ठीक है। ह्यूमिड एयर लंग्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ताकि आपका जो लंग्स जो है ना वो सही से काम कर पाए, आपका म्यूकस जो है वो क्लियर हो, ठीक है। अगर ह्यूमिडिफिकेशन नहीं होगी तो आपकी
जो एयर होगा, आपका जो म्यूकस होगा, उसमें से पानी की जब तादाद कम होगी तो आपका म्यूकस और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, टेनेशियस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपकी एयरवेज पे चिपक जाएगा। अब जो भी इरिटेंट्स आपके जिस्म के अंदर आपके एयरवेज में आ रहे हैं, आपके एयरवेज में जो आएंगे, वो क्या करेंगे, म्यूकस उनको चिपका, अपने म्यूकस उनको क्या करेगा, इंट्रैप कर लेगा, अपने साथ लगा लेगा, लेकिन वो म्यूकस आप क्लियर नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको क्या होंगे, इन्फेक्शन होंगे, और इन्फेक्शन आपकी सीओपीडी की कंडीशन को और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर देगी। सही है। तो हमने क्या करना है, ह्यूमिड एयर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। वैसे नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो हमारी जब एयर हमारे नाक से और हमारे मुंह से जब गुजरती है, हमारे लंग्स में जाती है, तो वो उसमें ह्यूमिड एयर हो जाती है। आपकी जो आपकी बॉडी नेचुरली जो है ना, उसको क्या कर देती है, उसको ह्यूमिड, मॉइस्ट और वार्म कर देती है। लेकिन जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, और वो रेस्पिरेटरी अगर थेरेपी के रेस्पिरेटरी थेरेपी में अगर वो है, ठीक है, रेस्पिरेटरी थेरेपी में और लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी थेरेपी में है, तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी जो है वो एयर को जो है वो ह्यूमिडिटी इतनी ये नहीं कर पाती है, और उनकी एयर जो है वो क्या होती है, ड्राई हो जाती है। ठीक है, और ये ड्राई एयर जो है वो और भी ज्यादा आपके म्यूकस को थिक और टेनेशियस कर देती है। सही है। तो हम क्या करते हैं, एक ह्यूमिडिफायर लगाते हैं, वेंटिलेटर के साथ साथ एक ह्यूमिडिफायर भी होता है, तो वैसे उसके बिना भी हो सकता है। हम क्या मतलब नहीं, वेंटिलेटर के साथ होगा, सॉरी, वेंटिलेटर के साथ हम ह्यूमिडिफायर लगाते हैं, और वो ह्यूमिडिफायर क्या करता है, हवा को मॉइस्ट करता है और वार्म करता है, और इसकी वजह से होगा क्या कि आपका जो है वो सांस, आपका जो लंग्स है वो इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, और आपका जो म्यूकस होगा वो भी आपको क्लियर करने में आसानी होगी, म्यूकस की जो थिकनेस थी वो कम होगी। उसके अलावा आपको जो है वो जो म्यूकस होगा, इसकी जो है ना, क्या होता है कि जब आपकी एयरवेज में से रिमूव होकर, या तो आप क्या करते हो, उसको कफ आउट कर देते हो, या वो आपके स्टमक में अंदर आप चला जाता है। ठीक है। लेकिन जब ह्यूमिड एयर नहीं होती ना, तो आपका जो म्यूकस है वो थिक जब होता है ना, तो वो क्या करता है कि वो मूव ही नहीं हो पाता है। तो ह्यूमिडिफिकेशन देना बहुत ज्यादा जो है वो क्या होती है, जरूरी होती है। और हम जो है ना किसके थ्रू देते हैं, एक नेबुलाइजर के थ्रू ह्यूमिडिफिकेशन दे रहे होते हैं, और नेबुलाइज्ड सेलाइन जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, वाटर, सेलाइन वाटर। ये सारा ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में था। नाउ अब हम पढ़ते हैं इम्प्रूविंग ब्रीदिंग पैटर्न्स। ठीक है, इम्प्रूविंग ब्रीदिंग पैटर्न्स में क्या होता है कि आपने पेशेंट को सिखाना होता है कि रिलैक्स्ड बॉडी की पोजीशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, जो भी आपकी बॉडी की रिलैक्स्ड बॉडी पोजीशंस होती हैं, वो अपने पेशेंट को क्या करनी है, टीच करनी होती है, सिखानी होती है। सही है। अच्छा, अब क्या होता है कि आपके शोल्डर गिrdle में रिलैक्स होने चाहिए, पहली बात। ठीक है, उनको एक करेक्ट पोस्चरली करेक्ट पोजीशन में वो सपोर्टेड होने चाहिए। जैसे कि एक रुक हाफ लाइन पोजीशन होती है, ठीक है ना, वो पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी होती है, रिलैक्स पोजीशन होती है। एक रुक हाफ लाइन इस तरह की पोजीशन होती है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। देखें कि ये पेशेंट, जैसे ये बेड है, पेशेंट का ये बेड है, और हम पेशेंट को उसी दूसरे कलर से बना लेते हैं। ठीक है, समझ में तो आए। तो क्या है, ये बेड हो गया। अब पेशेंट जो है वो, उसका बेड जो होगा वो क्या होता है, थोड़ा सा इन ये रिक्लाइंड होता है, और इस तरीके से जो है वो क्या होगा, पेशेंट जो है वो बैठा होगा। सही है ना, इस तरीके से पेशेंट बैठा होगा, लेटा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से पेशेंट लेटा हुआ है, और ये इसकी टांगे हैं जो भी ये फुट है। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पर तो बस बहुत ही बुरा बन रहा है, जो भी बन रहा है। खैर, ये पोजीशन होती है। सही है, यहाँ पे पिलोज वगैरह रख दें आप, या पेट को ही इतना इस एंगल पे कर लें। ठीक है, 30 डिग्री तक आप कर लें, या आप कितना, 45 डिग्री तक। ठीक है, आपका बेड हेड, ये जो साइड होती है ना, ये 45 डिग्री के एंगल पे होती है। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे होती है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, ये प्रोक्लाइन पोजीशन होती है, उसमें पेशेंट बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करता है। ठीक है, आपने पेशेंट को ब्रीदिंग कंट्रोल आपने उनको सिखाना है। ठीक है, फॉलोइंग द क्लियरेंस ऑफ सिक्रेशन, जब आप उनकी क्या करते हो, क्लियरेंस करवाते हो ना सिक्रेशंस की। ठीक है, जब किसी भी तरीके से करवा रहे हो आप, कोई भी टेक्निक सप्लाई कर रहे हैं जो भी, उसके बाद आपने क्या करना है, एससीबीटी स्टार्ट कर देना है। आपने फौरन से ब्रीदिंग कंट्रोल फेज स्टार्ट कर देना है, पेशेंट को सिखाना है कि किस तरीके से अपनी कंट्रोल ब्रीदिंग को कंट्रोल करके जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से वो ब्रीदिंग करें। ठीक है, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ब्रेथलेस थे, तो आपको रेस्पिरेटरी कंट्रोल जो है ना, आपने क्या करना है, रिगेन उनका स्टार्ट करवाना है, रेस्पिरेटरी फेजेस करवाना शुरू कर देना है। यानी आपको क्या करना है, वही ब्रीदिंग कंट्रोल आपने आराम आराम से करनी शुरू कर देनी है, जिससे होगा क्या कि उनका जो रेस्पिरेटरी रेट जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ होता है, वो आपका थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, और उनके पेशेंट की जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। सही। अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट इन लेटर स्टेजेस।
ट्रीटमेंट इन द लेटर स्टेजेस। ट्रीटमेंट इन द लेटर स्टेजेस में अब यहाँ पे डायरीज की जो बुक में लिखा है वो ये है कि सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं ना, अब उनके अंदर आपने क्या करना होता है, पेशेंट को इस काबिल बनाना होता है, मतलब कि उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो थोड़ी जितनी आपसे हो सके उसको पेशेंट को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें, ठीक है, उनके फंक्शन को मैक्सिमाइज करें, सही है। और जितना हो सके जो है ना उनको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाए फ्रॉम द हॉस्पिटल के मदद से या कम्युनिटी हेल्थ केयर जो आपके पास टीम है उनकी मदद से उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, ठीक है, जितनी उनकी नीड है, और उसके हिसाब से उनको इंडिपेंडेंस उनकी हो उनके फंक्शन में, और उनके फंक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए। ये हमारा क्या होता है, एक गोल होता है, सही है। अच्छा, अगर क्या होता है किसी पेशेंट को अगर कोई एक्यूट एक्सर्बेशन हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एसीबीटीज जो हमारी टेक्निक्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और किसके साथ, आपकी जो सिक्रेशन की क्लियरेंस है ना उसके साथ साथ, ठीक है ना। उसके अलावा ब्रीदिंग कंट्रोल आपने पेशेंट को सिखाना होता है, जो एसीबीटी का जो ब्रीदिंग कंट्रोल फेज होता है वो आपने पेशेंट को सिखाना होता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, किसे सांस अंदर लेनी है बाहर लेनी है, ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट को हमने सिखाना होता है कि वो किस तरीके से जो है मतलब आपने जब ब्रीथिंग कंट्रोल, अब देखें ब्रीथिंग कंट्रोल जब पेशेंट के अंदर आता है ना, जब पेशेंट जो है वो अपनी सांस को कंट्रोल कर सकता है। अब देखें जब भी क्या होता है, हम बहुत कोई हाई लेवल की कोई एक्टिविटी करते हैं या हाई लेवल की भी ना करें, जब ओल्ड इंडिविजुअल्स जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जब वो थोड़ा बहुत चलते हैं तो उनकी सांस फूलने लग जाती है, ठीक है। और वो चलते वक्त उतरते वक्त वो क्या करते हैं कि अपनी सांस को ना रोक लेते हैं, सही है, सांस नहीं ले पाते, ठीक है। इसकी वजह से जो है ना वो और भी ज्यादा ब्रेथलेस हो जाते हैं, सही है। तो हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी जो है वो सांस जो है वो उसको छोड़े ना, वो मतलब कि लेना ना छोड़े, रोके ना उस सांस को, वो आए वो अपनी सांस जो है वो उसको लेते रहे, इनहेल करे एक्सहेल करे, नॉर्मली इनहेल करे एक्सहेल करे। अगर ये उनके कंट्रोल में अगर आ गया, अगर ब्रीदिंग उनके कंट्रोल में आ गई, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो उनके लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा ये चीज साबित होगी कि उनको ब्रेथलेसनेस इतनी ज्यादा नहीं होगी, और पेशेंट जो है वो चल सकेंगे, स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, जब उनको सांस नहीं खुलेगी ना। क्योंकि ज्यादातर डिस्निया जो पेशेंट होता है ना पेशेंट को, वो पेशेंट को खौफ दिलाता है, मतलब कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, सही है। मतलब आप पेशेंट जो है ना वो कोई भी एक्टिविटी करते हुए ये सोचेगा कि भाई मेरे को सांस फूल जाएगी, सही है, तो वो क्या करते हैं अपनी एक्टिविटीज को और ज्यादा कम कर देते हैं, सही। तो हमने जब उनकी ब्रेथलेसनेस इतनी नहीं होगी और ब्रीदिंग कंट्रोल उनके हाथ में होगा, तो इससे क्या होगा, उनके कॉन्फिडेंस भी आएगा, सही है ना, कोई भी एक्टिविटी के लिए। उसके अलावा आपने पेशेंट को रिलैक्सेशन पोजीशन सिखानी होती है कि किस तरीके से वो अपनी बॉडी को रिलैक्स्ड रखें, सही है। और उसके अलावा आपने जो है ना ब्रीदिंग कंट्रोल को किस तरह से रिगेन करना है किसी भी एक्टिविटी के बाद, यानी कोई एक्टिविटी के बाद आप पेशेंट बहुत ज्यादा ब्रेथलेस हो गया है तो किस तरीके से उसने अपनी सांस को दोबारा से बहाल करना है, सही है। उसके अलावा अब अगर पेशेंट बहुत ज्यादा डिसेबल्ड है तो हमने उसको वॉकिंग फ्रेम प्रोवाइड करना है। वॉकिंग फ्रेम से ये होगा, एक तो उसकी एनर्जी कम लगेगी, सही है, और दूसरा ये होगा कि ना वो उसकी डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना वो उसकी रिटेन होगी। उसके अलावा उसके जब आर्म्स हमारे फिक्स होंगे ना, तो हमारे जो ये एसेसरी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं, जैसे स्क्लेनाई मसल्स हो गया, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल हो गया, हमारा पेक्टोरलिस मसल हो गया, ये सब हमारे जो है इफेक्टिवली ये ना एक्टिवली काम करेंगे, ठीक है ना, एसेसरी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो काम कर सकेंगे, सही। तो ये सारा क्या है, लेटर स्टेजेस जो है ना आप उसमें जो है ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। कि आपका हमने इसमें क्या पढ़ा है कि पहला तो ये है कि हमने पेशेंट के फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, उसके इंडिपेंडेंस को जितना हो सके बढ़ाना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, सही है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि हम एसीबीटी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट की सिक्रेशन रिमूवल जो टेक्निक्स है उनके साथ, क्लियरेंस ऑफ सिक्रेशन के साथ, सही। ब्रीदिंग कंट्रोल पेशेंट को बहुत अच्छा आना चाहिए, जिससे अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सही। तो हमने ब्रीदिंग कंट्रोल सिखाने के लिए पेशेंट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये था कि पेशेंट जो है ना उनको रिलैक्स्ड पोजीशन सिखाई जाए, सही है। फिफ्थ पॉइंट ये था कि अगर पेशेंट नहीं चल पाता खुद से, वो डिसेबल्ड है बहुत ज्यादा, तो आपने क्या करना है, वॉकिंग फ्रेम्स यूज करने हैं, सही है, जिससे उनकी जो है वो एनर्जी थोड़ी कम लगे, सही। तो ये सारी जो है ना आपने क्या करनी है, लेटर स्टेजेस में ट्रीटमेंट करनी होती है। फिर हम पढ़ते हैं लेटर स्टेजेस में क्या होता है, हम एक जब पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी थेरेपी के ऊपर होता है फ्रॉम लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पे हम एक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं जिसको हम नाम देते हैं नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ये जो नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है ये क्या है, ये एक टेक्निक है, ठीक है। एक तो होती है, अच्छा जो आपके पास ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है ना, ये दो तरह की होती है। एक होता है नॉन इन्वेजिव, दूसरी होती है इन्वेजिव। अगर इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है तो उसमें क्या हो गया, ट्रेकियल इंट्यूबेशन होती है, ठीक है ना। आपकी क्या होती है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन या एंडोट्रेकियल ट्यूब डली हुई होती है पेशेंट के ट्रेकिया में, और वहां से जो है ना आप क्या करते हो, पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन होती है उसमें आप क्या करते हो, मास्क के थ्रू या माउथ पीस के थ्रू, मास्क जो होता है उसके थ्रू या माउथ पीस के थ्रू आप पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे होते हो, और शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। इंटरमिटेंट जो है ना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहलाती है ये, क्योंकि हम क्या करते हैं,
जो है ना इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर जो है वो वेंटिलेशन दे रहे होते हैं पेशेंट को, सही है। हम इसके अंदर ये किस में यूज करते हैं, हम इंटेंसिव केयर यूनिट्स में यूज, अच्छा देखें जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंजियोस में अगर ट्रेकियल इंट्यूबेशन है, सही मैंने बताया था दो टाइप्स होती है, एक होती है इन्वेसिव, दूसरी होती है नॉन इन्वेसिव। तो ये बात जो कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट पॉइंट है ये इन्वेसिव से रिलेटेड, यानी ट्रेकियल इंट्यूबेशन जो है वो आप जो प्रोवाइड करते हो ट्रेकियल इंट्यूबेशन के थ्रू जो इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अप्लाई की जाती है, वो कहाँ की जाती है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में या हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के अंदर जो है वो अप्लाई की जाती है, ठीक है, प्रोवाइड की जाती है, सही है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के जो है वो कहाँ पर होगी, उन पेशेंट्स में होती है जो आईसीयू में होते हैं, सही है। अच्छा, अब उनके अंदर आप ये क्यों दे रहे होते हो, पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, उन डिटोरिएटिंग रेस्पिरेटरी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो ट्रेकियल इंट्यूबेशन होती है ना, उसके नतीजे में ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जाहिर सी बात है ये इन्वेसिव टेक्निक है ना, इन्वेसिव टेक्निक है ट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे कि ट्रेकियल इंजरी हो सकती है, जब आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे होते हो ना ट्रेकिया में, तो इंजरी हो सकती है। और आपने कोई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल यानी फॉरेन मटीरियल आपने अंदर डाला है, कोई ट्यूब डाली है, तो उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, बेरोट्रामा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना आपकी क्या होती है, furthermore may be difficult to wear these patients of IPPV resulting in a prolonged stay in intensive care। अब बोल के रहे हैं कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब के जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के यानी जो इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो टेक्निक होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो पेशेंट जो है उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है जो है ना मशीन्स पर। तो उनको ना जो है ना इंटेंसिव केयर में वो बहुत लंबे अरसे तक जो है ना रहते हैं, मतलब कि इस टेक्निक को बीन करना इन पेशेंट्स में से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सही है ना। उनका जो हॉस्पिटल स्टे रहता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करने लग जाते हैं इन मशीन्स पर, सही है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, फिर हमारे पास पूरा तथा वो क्या था, इन्वेजिव वेंटिलेशन थी, यानी पॉजिटिव इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के हवाले से था। अब जो नेक्स्ट है ना वो क्या है, नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। क्या है ये नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो हम पढ़ेंगे, सही है। वो क्या है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेशेंट को, और वो भी इंटरमिटेंट ही होती है, लेकिन हम उसको प्रोवाइड करते हैं नोज के थ्रू, ठीक है, या माउथ के थ्रू, ठीक है। नोज के थ्रू आप नाली डालते हैं कोई, या आप क्या करते हो कि माउथ पीस या माउथ मास्क जो है वो आप अप्लाई यूज कर रहे होते हो, ठीक है। सिलिकॉन मास्क आप जो है ना अटैच करते रहो, ठीक है। और वो जो सिलिकॉन मास्क होता है वो किससे अटैच हुआ होता है, एक बेड साइड वेंटिलेटर से अटैच हुआ हुआ होता है, सही है। आईपीपीवी जो होती है ना आपके पास, इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है, उसमें उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो होती है वो आप जनरल वार्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। यानी जो आपके पास ये था पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो थी, इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जिसमें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हुई भी थी, ये सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ यूज कर रहे थे, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में दे रहे थे। लेकिन जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है ये आप जो है जनरल वार्ड्स में भी दे सकते हैं उन पेशेंट्स को जिनको रेस्पिरेटरी फेलियर है, सही है। उसके अलावा जो वेंटिलेटर होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, पेशेंट की वो इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो क्या करता है, पेशेंट की ओन रेस्पिरेटरी एफर्ट उसमें जो है ना क्या होती है, उसको हेल्प करेगा, सही है। यानी वो सप्लीमेंट कर रहा होता है उसको। उसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी जो है ना, इस वेंटिलेटर के थ्रू हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। और उसके अलावा जो आप ये नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होती है, ये हम अक्यूट एक्सर्बेशन के अंदर दे रहे होते हैं, ठीक है। और इससे अक्यूट एक्सर्बेशन में जब आप देते हो तो इससे क्या होता है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो क्या होती है, बेहतर होती है, सही है। उसके अलावा क्या होता है, आपके आर्टीरियल ब्लड गैसेस प्रेशर जो है वो आपके एबीजीज जो है वो आपके नॉर्मल होते हैं, आपकी जो है ना मतलब मोर्टेलिटी रिड्यूस होती है, ठीक है, उन पेशेंट्स में जिनको सीओपीडी है। उसके अलावा फिजियोथेरेपी हम कर प्रोवाइड कर रहे होते हैं शॉर्ट स्पेल्स में, ठीक है, यानी शॉर्ट शॉर्ट टाइम्स के लिए आपने मतलब शॉर्ट टाइम के लिए दे रहे होते हो, लेकिन फ्रीक्वेंटली हम दे रहे होते हैं थ्रू आउट द डे, ठीक है। यानी करवाएंगे थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करवाएंगे, फिर हम जो है ना लेकिन करवाएंगे दिन में बहुत सारे टाइम्स करवाएंगे, यानी 4 टाइम 3 टाइम 5 टाइम इस तरह से फ्रिक्वेंटली हम दे रहे होते हैं थ्रू आउट द डे, लेकिन वो होती है शॉर्ट स्पेल्स होती हैं, ठीक है ना। और समटाइम्स कभी आप दिन रात में भी कर रहे होते हो, सही है। उसके अलावा जो आपके पास नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन होती है वो क्या करती है, आपके स्प्यूटम क्लियरेंस में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं होता तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग जो है ना वो आप टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये भी टेक्निक क्या करती है, आपके स्प्यूटम को मोबिलाइज करेगी, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, वही एक मास्क यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम क्या करते हैं माउथ पीस यूज करते हैं। अगर मास्क यूज करेंगे, लेकिन अगर पेशेंट बहुत ज्यादा मतलब के ड्राउजी है तो फिर हम क्या करेंगे, माउथ पीस यूज करेंगे, सही।
ठीक है, क्योंकि मास्क जो है वो लगाना होता है, उसको पकड़ के देखना बैठना होता है, लेकिन माउथ पीस आप मुंह के अंदर डाल देते हैं माउथ में, और वो पेशेंट को जो है वो वेंटिलेशन प्रोवाइड हो रही होती है। सही। अच्छा, पोस्टीरियर ड्रेनेज जो है वो नेसेसरी होती है अगर अगर टॉलरेट कर सकता है पेशेंट। ठीक है, अगर टुगेदर विद रिगोरस शेकिंग अप्लाई ड्यूरिंग एक्सपिरेटरी फेज, हम उसमें शेकिंग अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपिरेटरी फेज में। ठीक है, शेकिंग हमने पढ़ा नहीं है, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी शेकिंग के ऊपर। परकशन हमने पढ़ लिया है वो तो पोस्चरल ड्रेनेज में, लेकिन एक शेकिंग टेक्निक भी होती है, जैसे हम परकस कर रहे होते हैं इसी तरीके से आप शेकिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हो पेशेंट के उस लंग सेगमेंट के ऊपर जहां से आपने क्या करनी है, सिग्रेशंस को लूज करना है। सही है ना। और हम करते किस में है, एक्सपिरेटरी फेज में करते हैं। जो परकशन थी वो इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी दोनों फेजेस में हो रही थी, लेकिन जो शेकिंग है वो आप किस में अप्लाई करते हो, एक्सपिरेटरी फेज में अप्लाई करते हो वेंटिलेशन के। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को जो है आपने जो है ना प्रॉपर पोजीशन में रखना है, रिलैक्स पोजीशन में रखना है। अच्छा, फिर हम क्या कर सकते हैं, जो आपका म्यूकस जो है अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम क्या एक लास्ट ऑप्शन जो हमारे लिए होता है, यानी जब हमारी थेरेपीज काम ना करें और तो हम एक आखिरी जो हल है ना सिक्रेशंस को एयरवेज में से रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, वो क्या है, सक्शनिंग है। ठीक है ना। हम सक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं विया एन एयरवे, और नेजल सक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। सक्शनिंग हम दो तरह से कर रहे होते हैं, एक होता है दो रूट्स होते हैं, एक होता है एनपी एंड ओपी। ठीक है ना। तो आपके एक होता है ओरोफेरेंजियल, दूसरा होता है नेजोफेरेंजियल, यानी आप नाक के थ्रू एक ट्यूब डालोगे, सक्शनिंग का वो जो ट्यूब होती है वो डालते हो, और या आप क्या कर सकते हो, उसको माउथ के थ्रू भी डाल सकते हो। ठीक है, तो सक्शनिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एयरवेज में हम जो डालते हैं ट्यूब, वो नेजल सक्शन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। उसके अलावा ये एक लास्ट, मैंने बताया कि लास्ट रिसोर्ट होता है टू रिमूव द सिक्रेशंस। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लास्ट स्पॉट कब होगा, जब पेशेंट जो है वो कफ ना कर पाए इफेक्टिवली। सही है, यानी हमने टेक्निक्स अप्लाई कर दी, एसीबीटी अप्लाई कर दी, पोस्टल ड्रेनेज अप्लाई कर दिया, लेकिन पेशेंट जो है वो कफिंग ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लार्ज एयरवेज में आ गई है सिक्रेशंस, आपके ट्रकिया में सिक्रेशंस आ गई हैं, लेकिन आप पेशेंट जो है वो इफेक्टिवली कफ नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हमने क्या करना होता है, सक्शनिंग प्रोवाइड करनी होती है। सही है। अच्छा, अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाए, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हाई हो जाए और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लो हो जाता है, तो वहां पे आपने हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं देनी। क्यों नहीं देनी, क्योंकि अगर आप हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में और भी ज्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा। ये पिछली वीडियोस में हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और ये और भी ज्यादा हाइपर कैप्निया करवा देगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करवा देगा। सही है। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं इन कंडीशंस में, हम ड्रग्स, अच्छा इन वेंटिलेटर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, म्यूकोलाइटिक ड्रग्स एजेंट्स यूज कर सकते हैं जो म्यूकस को तोड़ती हैं, म्यूकस को थिन करती हैं, वो ड्रग्स यूज कर सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये हम नेबुलाइजर जो अटैच होता है ना वेंटिलेटर से, उसके थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम पेशेंट को ये कहते हैं कि वो जो है ना थोड़े से ड्रिंक, मतलब कि पानी के ना थोड़े थोड़े सिप्स लेते रहे। क्यों, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगी तो पेशेंट का जो सिक्रेशन है वो और भी ज्यादा विस्कस हो जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ापन में आ जाएगा, उनकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब आपका म्यूकस है वो थिक हो जाएगा, और फिर वो निकालने में, रिमूव करने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होगी। सही है ना। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि वो थोड़े जो है ना पानी के थोड़े थोड़े सिप्स लेते रहे, ताकि जो है उनको डिहाइड्रेशन ना हो। सही है। अगर पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है तो हमारा जो, मतलब अगर ये पेशेंट रिकवर कर जाता है एक्यूट एक्सरकेशन से, तो फिर हमारा जो गोल होता है वो ये होता है कि जो हमने अर्ली स्टेजेस में जो उसको ट्रीटमेंट दी थी ना, कि हम वो हम प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा डेली मेंटेनेंस प्रोग्राम जो होता है ना रेगुलर एक्सरसाइजेस का, वो हमने उनको देना है, यानी उनको रेगुलरली एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते रहनी है। जब उनकी एक्यूट एक्सरकेशन ठीक हो जाए, उनका डिस्निया ठीक हो जाए, तो फिर आपने क्या करनी है, दोबारा से उनको रेगुलर एक्सरसाइजेस की तरफ लेकर आना है, और स्प्यूटम क्लियरेंस टेक्निक उनके बारे में उनको सिखाना है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उनको ठीक सिखानी है। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये पूरा हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बारे में पढ़ लिया। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बारे में एक और चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, वो क्या होता है कि देखिए पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है, ये समझने के लिए ना आप यहाँ देखें कि आपका जो एयरवेज होती है ना, आपकी समझे ये एल्व्यूलाई है। ठीक है, ये एक एल्व्यूलाई है। अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ से ये एल्व्यूलाई इस तरह से था, अब ये एल्व्यूलाई जो पहले इस तरह से था, लेकिन अब एल्व्यूलाई वो थोड़ा शट हो रहा है। सही है ना, वो कोलेस्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का वैसे क्या होता है, आपको जो प्रेशर होता है ना आपके लंग्स के अंदर, वो होता है -5, यानी नेगेटिव होता है। सही है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव प्रेशर, ये नेगेटिव प्रेशर होता है, अगर ये नेगेटिव
ना हो ना तो हमारे लंग्स कोलैप्स कर जाएं। तो प्रेशर का नेगेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी हम अपनी इसी चैप्टर की लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है, लेकिन ये जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं, ये वो प्रेशर नहीं है जो लंग्स के अंदर अपना होता है। ये वो प्रेशर है जो आप वेंटिलेटर के थ्रू जो एयर अंदर भेज रहे हो ना, ये जो वेंटिलेटर के थ्रू एयर अंदर आ रही है वो क्या करती है, प्रेशर लगाएगी, जगह यहाँ पे एयर जमा होना शुरू हो जाएगी। जब ये जमा होना शुरू हो जाएगी तो उसकी जो गैस पार्टिकल्स हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी एल्वेलाई में बाहर की तरफ, जिसकी वजह से एल्वेलाई क्या करेंगे, एक्सपेंड करना शुरू कर जाएंगे, यानी एल्वेलाई क्या करेंगे, इस तरह से ओपन होना शुरू हो जाएंगे। सही है ना। तो ये आपकी पॉजिटिव प्रेशर, यानी इस सेंस में बोल रहे हैं कि ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यानी बाहर से जो आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एल्वेलाई की वॉल के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एल्वेलाई क्या कर रहे हैं, आपके इन्फ्लेट हो रहे हैं। सही है ना, डिफ्लेट हुआ है ना, ये कोलैप्स हुआ है। अब ये एल्वेलाई खुल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से इसके पास स्पेस आ जाएगी। सही। तो इसका मकसद यहाँ पे ये होता है। सही है, कहीं आप ये समझें कि ये इंट्राप्लूरल प्रेशर ना समझना है, ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नहीं है, ये आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर भी नहीं है, ये वो प्रेशर है जो आपका एयर आप जब अंदर डाल रहे हो, ऑक्सीजन जब अंदर डाल रहे हो, और वो ऑक्सीजन जो आप एल्वेलाई की वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रही है, ये वो प्रेशर है। सही है, इस हिसाब से इसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की बात की गई है यहाँ पर। सही है ना, इसका नाम दिया गया है। अच्छा, उसके अलावा हमने जो हमारा लास्ट आज की वीडियो का टॉपिक है वो है टर्मिनल केयर। टर्मिनल केयर में आपने पेशेंट को क्या करना होता है, जितना हो सके पेशेंट कंफर्टेबल हो। सही है ना, उनके वो कंफर्टेबल रहें, वो रिलैक्स्ड रहें, उनकी यह हमने जो है ना क्या करनी होती है, हमारा मेन थीम होता है, हमारा मेन गोल होता है टर्मिनल केयर के अंदर। सही है, आपने जो ट्रीटमेंट देनी है वो शॉर्ट होती हैं और फ्रीक्वेंट होती हैं। नॉन इन्वेसिव नेजल वेंटिलेशन जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉन इन्वेसिव, ठीक है ना, किसके होम यूज के लिए। उसके अलावा इनहेलेशन जो है वो मे बी यूज टू लूजन एंड लिक्विड इनहेलेशन, यानी इनहेलेशन हम यूज कर सकते हैं सिक्रेशन जो उनको लूज करने के लिए या उनको थिन करने के लिए, लिक्विफाई करने के लिए। उसके अलावा सक्शनिंग अप्लाई कर सकते हैं अगर जरूरी है तो, लेकिन वो क्या करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, जनरल फिजिशियन क्या करेगा, आपको मेडिकेशन कुछ प्रोवाइड करेगा। सही है ना, सक्शनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, सक्शनिंग दे सकते हैं अगर जरूरी है तो। उसके अलावा जनरल फिजिशियन क्या करता है कि मेडिकेशन देगा पेशेंट को, ठीक है, जो उनको मतलब घर में लेनी है, और उनकी कंडीशंस को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। सही है, उनको रिलैक्स रखने के लिए, जैसे कि इनहेलर्स हो गए, ये सब चीजें, ब्रोंकोडायलेटर्स, ये हमने क्या करनी होती है, देनी होती है। सही है, तो ये आज का हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह, हमारा अभी यहाँ तक हमारा सीओपीडी का टॉपिक मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एस्थमा, हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।